हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे बीएड एडमिशंस। यदि आपने लेने का मन बना रखा है, आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, किन किन गलतियों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है ताकि किसी भी कारण से आप लोगों का एडमिट कार्ड ना रुके, आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत देश के अंदर हर साल कई लाखों की संख्या में बच्चे बीएड का कोर्स करते हैं। कुछ बच्चे अपने स्टेट में करते हैं, कुछ बच्चे अदर स्टेट जाते हैं, बच्चे यूपी जाते हैं, बिहार के बच्चे राजस्थान में राजस्थान के बच्चे यूपी जाते हैं, बिहार के बच्चे यूपी जाते हैं, हरियाणा आते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं या अन्य किसी राज्य में भी बच्चे बीएड करने जाते हैं। बच्चों के साथ कॉमनली कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं बच्चों से, जो गलतियां करने के बाद बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसका मेन रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चों को इन बातों का नहीं पता होता है कि हमें किस प्रकार से कैसे क्या करना है, और कुछ समय बाद जब उनका एडमिट कार्ड का टाइम आता है, उनके एग्जाम का टाइम आता है, उनके रिजल्ट का टाइम आता है, तब उनको ये पता चलता है कि हमने कुछ समय पहले ये त्रुटि की थी, इस वजह से हमारा एडमिट कार्ड रुका, इस वजह से हमारा रिजल्ट रुक गया और अब हमें ये फाइन पे करना पड़ेगा। तो साथियों, इन सभी बातों को जानने के लिए आज की वीडियो के साथ आपको बना रहना है और प्रत्येक टॉपिक के ऊपर वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भी साथी ने बीएड में एडमिशन लेने का 100% मन बना रखा है, उस छात्र को सबसे फर्स्ट चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपका जो एडमिशन हो रहा है बीएड के अंदर, वो ग्रेजुएशन पास आउट के बाद परसेंटेज की बेसिस पे हो रहा है या इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हो रहा है। कुछ बच्चे इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, बहुत सारे स्टेट में एडमिशन होते हैं, यूपी में जिन बच्चों ने इंट्रेंस एग्जाम दिया होता है उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है। राजस्थान में जो बच्चे पीटीटी के एग्जाम में बैठते हैं उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, जहां पे बच्चों को परसेंटेज के बेस पे भी एडमिशन मिलता है। वहां किसी प्रकार का कोई प्री एग्जाम नहीं होता है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि भाई आप जब एडमिशन ले रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम का यदि एडमिशन है तो परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं होता। ग्रेजुएशन में बच्चे की कितनी भी परसेंटेज हो, बच्चे का एडमिशन हो जाता है यदि इंट्रेंस एग्जाम में उसने अच्छा रिजल्ट अपना दिखाया तो। दूसरी बात आती है कि जिन स्टेट के अंदर इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, जिन स्टेट के अंदर ग्रेजुएशन परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता है, वहां मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अदर स्टेट के अंदर जाते हैं तो वहां आप जर्नल में काउंट होंगे। जर्नल का मतलब ये है कि आप जब बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस दौरान आप जर्नल की लिस्ट में शामिल होंगे। जब आप बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप एससी एसटी बीसी ओबीसी किसी भी कैटेगरी के बच्चे हैं, जब आप जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपको अपनी स्वयं की कैटेगरी जो है वो भरनी होगी। और यदि आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए अन्य किसी राज्य के अंदर जाते हैं तो आपको वहां जर्नल में फाइट करना पड़ेगा। और जर्नल के बच्चों के लिए 50% नंबर होना ग्रेजुएशन में अति आवश्यक है। यानी कि आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी के बच्चे हैं, आप एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं और आप हरियाणा के अंदर अपना बीएड का कोर्स करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में यदि 50% से कम यानी कि 49.9% भी आपके नंबर है तो भी आपका यहाँ एडमिशन नहीं होगा। आपके 50% कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद कॉलेज वाइज मेरिट लगती है, फिर आपका नाम आएगा, प्रथम लिस्ट में आता है, द्वितीय में आता है, तृतीय लिस्ट में आता है, वो एक अलग मैटर है। प्रथम प्राथमिकता जो है, जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए इलिजिबल होते हैं, 50% नंबर होना जरूरी है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ कंसल्टेंट्स के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स पहुंचाते हैं और उनके माइंड में ये होता है कि जैसे कि हरियाणा के अंदर 80 और एसटी कैटेगरी के बच्चे को कुछ राहत देते हैं, जैसे कि 48 या 49% वाले बच्चों के एडमिशन करते हैं, तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं अभी 80 कैटेगरी में हूं। जैसे कोई बच्चा बिहार का है, वो सोचता है मैं 80 कैटेगरी में हूं, मेरे 49% है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। साथ ही ऐसा नहीं है। यदि आप अदर स्टेट के बच्चे हैं, 80 एसटी या ओबीसी में आते हैं और आपके 50% से कम मार्क्स हैं, तो आप हरियाणा में, एमपी में परसेंटेज बेसिस का कोई भी स्टेट है जहां एडमिशन आप लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पाएंगे। उसके बाद सेकंड आपकी बात निकल के सामने आती है कि आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जांच लिया, आपके 50% नंबर बनते हैं। अब सेकंड बात आती है कि आपने किसी भी साथी से
अपनी बात कर ली, किसी कंसल्टेंट से कर ली, किसी कॉलेज से कर ले, या फिर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात कर ली कि भाई मेरे को एडमिशन करवाना है, सबसे प्रथम प्राथमिकता होती है कि भाई फीस क्या रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने फीस निर्धारित करी है उसको आप कहीं भी नोट करके जरूर रख ले। यदि आपने 75K में बात की है, 85K में बात की है, या फिर आपने 90K में बात की है, आपका कोई भी रेशियो हो सकता है। देखो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों की फीस अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न कॉलेजेस की फीस अलग अलग होती है। आप यदि टाइमली एडमिशन किसी कॉलेज में, किसी संस्था में कराते हैं तो हो सकता है कि 2 रुपए कम में आपका एडमिशन हो, और यदि आपने लेट एडमिशन कराया, कॉलेज में सीटों की संख्या कम रहती है, तो डिमांड एंड सप्लाई पे बात होती है। यदि किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आपको रेट ज्यादा देने पड़ सकते हैं, और यदि किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो आपको वो चीज कम रेट के अंदर मिल जाएगी। हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में मोस्टली जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी फीस 95 यानी कि 95,000 से लेके और 100K में यह कहूंगा कि 1 लाख के बीच बीच में फीस होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब कॉलेजेस की यहाँ एडमिशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इंट्रेंस एग्जाम ना होके डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो कॉलेज क्या करता है कि अपनी जो 50% सीटें जो होती हैं स्टार्टिंग की, यानी कि आप मान के चलो किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो कॉलेज की प्रथम प्राथमिकता ये होती है कि 50 सीटें जो होती हैं उसको हमें किसी भी कम से कम रेट में भर लें। उसका हो सकता है कोई कॉलेज 10% डिस्काउंट पे अपनी सीटें फिल कर रहा हो, कोई कॉलेज 20% पे कर रहा हो, कोई 25 पे कर रहा हो। अप्रोक्सीमेट मानना मेरा ये है कि स्टार्टिंग रेट 75K से स्टार्ट आपका हो जाता है। अब आप किस टाइम पे अपनी सीट बुक कराते हैं, किस टाइम पे आप एडमिशन लेते हैं, किस टाइम पे आप कॉलेज से बात करते हैं, उस दौरान वहां कैसा क्या माहौल चल रहा है, वो समय की बातें रहेंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी फीस के बारे में बातचीत कर लेनी है, उसको कहीं भी अपनी डायरी में नोट कर लेना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे बात को भूल जाते हैं और बाद में उनके साथ परेशानी आती है। डायरी में आपको नोट कर लेना है कि भाई आपको कहाँ, कैसे और कितनी फीस जमा करानी है। इंस्टॉलमेंट की बात भी कर लेनी है, आपको 2 3 4 कितनी इंस्टॉलमेंट में फीस देनी है, कौन सी इंस्टॉलमेंट कब देनी है। और आपकी कोशिश रहे कि जब आपकी जो बातचीत हुई है केवल आप उसी समय के अंदर अपनी फीस को जमा कराएं, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब यदि बच्चा टाइमली अपने डॉक्यूमेंट जमा कराता है, टाइमली फीस जमा कराता है, किसी बच्चे के साथ कोई चीटिंग होने की संभावना ही नहीं होती है। हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है कि बच्चा स्टार्टिंग में 10-20 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट देके कॉलेज के फोन उठाने बंद कर देता है, कंसल्टेंट का फोन उठाना बंद कर देता है, जवाब नहीं देता है, माइग्रेशन जमा नहीं कराता है। फिर क्या होती है कि कॉलेज संस्था के माइंड में ये होता है कि ये बच्चा चिटर है और ये टाइम पे फीस जमा नहीं कराता है, वो उनकी 5-7-10 हजार रुपए फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं। एक्चुअल में जब उनकी ऑफिशियल फीस 100K या फिर 95K है और आपसे बात उन्होंने कम फीस में की है, तो आप भी अपनी बात पे अडिग रहिएगा, ताकि संस्था को आप दबा सके कि सर आपने जब जब कहा हमने आपकी फीस जमा कराई है और उसी टाइम के अनुसार हमारी जो बात हुई थी वो इतनी फीस में हुई थी और इतनी ही फीस हम आपको पे करेंगे। यदि आप संस्था को टाइमली फीस नहीं देते, वो किसी प्रकार के आपके ऊपर 5-7-10 हजार रुपए के फाइन ऐड कर देते हैं। फिर बच्चों को परेशानी आती है, बच्चे सोचते हैं कि संस्था ने हमारी फीस बढ़ा दी, जबकि इसमें त्रुटियां दोनों तरफ से होती हैं। आपको अपना पक्ष मजबूत रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो आपने अपना एडमिशन का मन बना लिया, आपने फीस की बात कर ली। फीस की बात करने के बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो मैं आपको बताऊंगा जितने भी बच्चे होते हैं जो भी एडमिशन लेते हैं, स्टार्टिंग में आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो आपकी एजुकेशन के मांगे जाते हैं। मैट्रिक प्लस टू का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फाइनल ईयर का, ये 3 तो ग्रेजुएशन सॉरी एकेडमिक से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये 6 डॉक्यूमेंट्स मोस्टली एडमिशन के टाइम पे आप किसी कंसल्टेंट को या कॉलेज को अवेलेबल कराते हो। उसके बाद एक चीज और होती है जिसकी आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहां से आपको एक माइग्रेशन यानी कि एक लेटर दिया जाता है, और वो आप जब चेंज करके दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे कि भाई आप XYZ, आप माने कि आप ए यूनिवर्सिटी में आपने अपना ग्रेजुएशन का कोर्स किया और आप अभी बीएड करने के लिए बी नाम की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ए नाम की यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देगी अपनी तरफ से बना के, उसकी कोई 500, 700, 1000, 1200 रुपए अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से फीस होती है। वो फीस लेके आपको एक लेटर देगी, ये लेटर आपको जमा कराना होता है बी नंबर यूनिवर्सिटी के अंदर। यदि कोई बच्चा इस लेटर को, एक टाइम पीरियड होता है कि भाई 15 एडमिशन होने के 15 दिन बाद में, 30 दिन बाद में, या फिर 45 दिन का टाइम आपको दिया जाता है,
यदि इस टाइम पीरियड के अंदर आप इस माइग्रेशन को जमा नहीं कराते हैं, इसका स्टार्टिंग जो फाइन होता है वो 500 1000 से स्टार्ट होके, और ये आपको बताना चाहूंगा 20,000 रुपए तक भी आपका ये फाइन हो सकता है। आप किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आपका एडमिशन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी में फीस कम है, किसी में ज्यादा है, ये फाइन मैंने आपको बताया 500 रुपए से स्टार्ट होके 20,000 रुपए तक आपका फाइन हो सकता है। जितनी आप इसमें देरी करेंगे उतना आपसे फाइन ज्यादा लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा देते हैं और आपने एडमिशंस के लिए अपना स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है, कुछ भी टोकन मनी देके और अपना सीट बुक कराया या फिर डॉक्यूमेंट्स दे के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर आप चले गए, उसके तुरंत बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी जाके अपना माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना। किसी से कुछ नहीं पूछना है। यदि आपको बीएड करना है तो ग्रेजुएशन जहां से की थी वो यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन देगी और उस माइग्रेशन को आप कॉलेज के अंदर जमा कराइएगा। संभव हो तो उसका कोई रिसीविंग भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। माइग्रेशन अति महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा फाइन पे करना पड़ता है। मैंने आपको बताया बहुत सारी यूनिवर्सिटियां 15-20 हजार रुपए तक बच्चों से फाइन करती हैं और बच्चों को ये फाइन देना पड़ता है क्योंकि बच्चों का रिजल्ट रोक लिया जाता है, रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाता। कुछ बच्चों के तो माइग्रेशन की वजह से रोल नंबर भी इशू नहीं होते हैं। तो आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा कि भाई आपने सारी चीजें देख ली, डिसाइड कर ली, उससे पहले बीच में आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, यदि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में तो आप जा रहे हैं तो इसके ऊपर ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में जितनी भी कॉलेजेस होती हैं अनसिटी से मान्यता प्राप्त होती है। फिर भी आपका प्रथम प्राथमिकता बनती है कि आप कॉलेज से या जिस कंसल्टेंट के माध्यम से जहां एडमिशन लेना चाहते हैं वहां जिस यूनिवर्सिटी में के अंडर में जो आपको कॉलेजेस मिलने वाला है उसका एनसीटी का लेटर एक बार जरूर अपने व्हाट्सएप के ऊपर प्राप्त कर लें। उसकी प्रिंट आउट निकाल के पास रख लें या मेल आईडी पे उसको सेव कर लें, या फिर आप एनसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके भी उस लेटर को सर्च कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अपना ध्यान रखना है। एनसीटी की जरूरत कब पड़ती है और कहां पड़ती है मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। जब आप लोगों का बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सीटेट या बीपीएससी या फिर रीट आपने क्वालिफाई कर लिया, आप जॉब की सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और वहां जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने से पहले, आपको ज्वाइनिंग मिलने से पहले आपका डीवी होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बोलते हैं। उस दौरान जो कमेटी जो टीम बैठती है उसको रिक्वायरमेंट होती है, वो एनसीटी का लेटर मांगती है। जो बच्चा एनसीटी का लेटर पे नहीं दे पाता है, उसके पास कितनी भी पुरानी बीएड की मार्कशीट हो, उस बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट से नाम बाहर कर दिया जाता है। एनसीटी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भी बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना बीएड का कोर्स करना चाहता है उस बच्चे के लिए भी स्पेशल हिदायत है कि आपको एनसीटी की वेबसाइट को सर्च कर लेना है। और मेरी आपसे यही राय रहेगी कि आप लोगों की प्रथम प्राथमिकता तो होनी चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेकंड प्राथमिकता होनी चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सरकारी कॉलेज, और उसके बाद थर्ड प्राथमिकता आपकी हो सकती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में प्राइवेट कॉलेज। कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो। वहां फीस जरूर एक गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय 10-20-30 हजार रुपए महंगी हो सकती है, बट आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो J&K के अंदर है, चाहे वो हरियाणा के अंदर है, चाहे वो एमपी के अंदर है, चाहे यूपी के अंदर है, चाहे बिहार के अंदर है, चाहे वो राजस्थान के अंदर है, भारत देश के किसी भी राज्य में हो, उड़ीसा के अंदर है तो भी आपको परेशानी नहीं है। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट और कॉलेजेस प्राइवेट एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, आप बेहिचक होकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। साथियों, ये थे कुछ सुझाव बीएड एडमिशन से पहले आप लोगों को जिन गलतियों, जो बार बार गलतियां आपसे होती हैं उनका ध्यान रखने के लिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चा हरियाणा में बीएड से संबंधित एडमिशन लेने का इच्छुक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स उसको क्लियर कर सकते हैं।